आज हम देखने जा रहे हैं हमारे प्रॉब्लम सेट का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। जिस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर सिलेक्टेड विल हैव 53 वेडनेसडे। ठीक है, एक ईयर हमने सिलेक्ट किया, उसमें 53 वेडनेसडे हो गए, यह हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी ईयर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसमें हमने लिप ईयर ही सिलेक्ट किया है या कैसा, इसलिए हमें यहाँ पर दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। लेट अस से दैट ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड ईयर हैविंग और हैव 53 वेडनेसडे, उसमें 53 वेडनेसडे है, उसका ऐसा एक ए इवेंट कंसिडर किया। लेट बी बी द इवेंट। अब बी क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हम जो सिलेक्टेड ईयर है, द सिलेक्टेड ईयर इज अ लिप ईयर, एक लिप ईयर है ऐसा हमने उसमें कंसिडर किया। ठीक है, और एक दूसरा तीसरा इवेंट कंसिडर करेंगे, इवेंट सी, जिसमें सिलेक्टेड ईयर इज नॉन लिप ईयर हो, ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, सिलेक्टेड ईयर इज नॉन लिप ईयर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हम अगर साल कंसिडर करते हैं तो एक तो वो लिप ईयर हो सकता है या तो नॉन लिप ईयर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आती है, द रिक्वायर्ड इवेंट विल हैपन ओनली। जो रिक्वायर्ड इवेंट है, ये जो रिक्वायर्ड इवेंट है, रिक्वायर्ड इवेंट will happen if and only if B intersection A and C intersection A occurs। मतलब अगर ये होता है, ये दो कंडीशन हैपन होती है, तो ही रिक्वायर्ड इवेंट हमारा पॉसिबल होगा। Therefore these events, ये जो हमने कंसिडर किए, these events are mutually exclusive events। ये इवेंट्स कैसे हुए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब ये म्यूचुअल इवेंट में ऐसा तो नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तो नहीं है, सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाय बी प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए बाय सी। ठीक है, ये आ गया हमारी कंडीशन। ठीक है, अब हमें पता है लिप ईयर कब आता है, ये तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला, इसमें हमें वैल्यूज लिखने हैं। ठीक है, तो लिप ईयर, देयर इज वन लिप ईयर आफ्टर 4 ईयर, देयर इज वन लिप ईयर आफ्टर 4 ईयर्स। एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद एक लिप ईयर आता है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लिप ईयर वाली मतलब पी ऑफ बी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4, 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द ईयर हैविंग 53 वेडनेसडे गिवन दैट इट इज लिप ईयर। अगर वो लिप ईयर है और उसमें 53 वेडनेसडे आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर देखो ए बाई बी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बी मतलब क्या है? हमने जो ईयर सिलेक्ट किया वो लिप ईयर है। अब उसमें उस लिप ईयर में सिलेक्टेड ईयर में 53 वेडनेसडे है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो इसका स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो पी ऑफ ए बाई बी मतलब क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी दैट ईयर has 53 Wednesday
इन लिप ईयर, एक लिप ईयर में 53 वेंसडे है, ऐसा ये कंडीशन हमें कहती है। ठीक है, यहाँ तक का ये हाफ सोल्यूशन है। चलिए आगे का सोल्यूशन देखते हैं। फिर इसके आगे आता है P of A by B, 366 days are there in a leap year. That means 7 weekdays into 52 plus 2, 2 डेज एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब देयर आर, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 7 इंटू 52 का मतलब देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, 52 टोटल वीक हो गए। ठीक है, एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन वो उसको कहते हैं 52 वीक्स के बाद 2 एक्स्ट्रा डेज है। अब वो 2 एक्स्ट्रा डेज का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, या तो वो हो सकता है संडे मंडे, या तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या तो हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, या तो हो सकता है वेंसडे थर्सडे। ठीक है, या तो हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, या तो हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे। ठीक है, ये उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब ये कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 और ये 3 7, तो देयर आर टोटल 7 कॉम्बिनेशंस, जिसमें कि ये 2 कॉम्बिनेशन है जिसमें वेंसडे आ रहा है। ठीक है, मतलब 7 पॉसिबिलिटीज में से 7 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, जिसमें से 2 अपने काम के, 2 काम के मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B विच इज इक्वल टू 2/7। अब अगर समझो ये हो गया हमारा किसका, लिप ईयर का। अब अगर हमने सेलेक्ट किया नॉन लिप ईयर, नॉन लिप ईयर अगर हमने सपोज सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, लिप ईयर की जो प्रोबेबिलिटी हमने कंसिडर की थी यहाँ पर, ये देखो 1/4, तो इसकी उसके उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, मतलब 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। ये नॉन लिप ईयर सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ C 3/4। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो गई 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ C के बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय C, मतलब सिलेक्टेड जो ईयर है वो नॉन लिप ईयर है, और नॉन लिप ईयर में 53 वेंसडे आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर कितने हो गए प्रोबेबिलिटी, ये इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट ईयर has 53 Wednesday in non-leap year। नॉन लिप ईयर में मतलब कितने डेज होते हैं नॉन लिप ईयर में, 365 डेज। 365 मतलब 7 इंटू 52 प्लस 1 मीन्स ईयर अगेन देर आर 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अब ये 1 डे जो है, 1 डे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर टोटल 7 डेज। 7 डेज में से सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आती है जहां पर हमें एक वेंसडे मिल सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय C विच इज इक्वल टू 1/7। तो अब इसका ये जो पूरे हमारे वैल्यूज मिले हमें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों की चारों वैल्यूज हम क्या करेंगे, हमारी ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/7 प्लस 3/4 इंटू 1/7 विच इज इक्वल टू 5, मतलब ये देखो 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 28। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है
the chances of PQR getting selected as a principal of a college are 2/5, 2/5, 1/5 respectively. The chances of introducing IT in the college are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. Find the probability that. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये जान लेना है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो PQR ऐसे अगर हमने E1, E2, E3 कंसिडर किए 3 इवेंट, let us consider E1, E2 and E3 be the events that PQR become principal. वो प्रिंसिपल बनने की प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो हमने कंसिडर किया वो कौन सा है, E1, E2, E3. ठीक है, तो E1, E2, E3 क्या हो गया, अब प्रिंसिपल बनेगा तो कोई तो एक ही बनेगा ना, मतलब क्या हुआ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बन गए. देयरफॉर above events are mutually exclusive and exhaustive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बन गए. अब ये म्यूचुअली और एग्जॉस्टिव बन गए मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, गिवन है हमें ये 2/5, probability of E2 is equal to 2/5 and probability of E3 is equal to 1/5. ये हमें गिवन डेटा है. अब एक इवेंट हम ऐसा कंसिडर करेंगे, लेट अस से दैट इवेंट I, let us say I be the event that IT is introduced. IT is introduced. अब इसमें देखो, इसमें ये थोड़ा सा कंडीशनल टाइप का है, मतलब अगर E1 एक प्रिंसिपल बनता है तो उसको वो IT को इंट्रोड्यूस करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ I डिवाइडेड बाय E1, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई. क्या प्रोबेबिलिटी, E1 अगर इवेंट है जिसमें P पर्सन जो है वो प्रिंसिपल बनता है तो उसकी IT को इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम पुट करेंगे. ये भी हमें गिवन है, ये बन जाता है 1/2. ठीक है, ऑल्सो हमें गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ IT इफ E2 इज प्रिंसिपल. अगर E2 प्रिंसिपल बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ IT इफ E3 इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/4. ठीक है, तो ये सारा गिवन डेटा हमने लिख लिया. अब हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, IT इज इंट्रोड्यूस इन द कॉलेज आफ्टर वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल. कोई भी एक सिलेक्ट हो प्रिंसिपल. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर उसका सब क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसकी क्या बनेगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए पहले हमें इवेंट निकालना पड़ेगा. इवेंट हम निकालेंगे, इवेंट को सपोज हम क्या कंसिडर किया यहाँ पर I, इंट्रोडक्शन ऑफ IT के लिए I इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमें कोई भी एक प्रिंसिपल चाहिए, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि P, Q, R या कोई एक परफेक्ट हो. ठीक है, कोई भी चलेगा प्रिंसिपल, हमें E1 भी चलेगा लेकिन उसने क्या करना चाहिए, IT को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. यूनियन E2 अगर बना तो भी चलेगा लेकिन उसने I2 को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. यूनियन E3 अगर बना तो भी चलेगा लेकिन उसने IT को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, तो ये अगर ये इवेंट्स जो ब्रैकेट में ये इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनते हैं, द इवेंट्स इन ब्रैकेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी अगर हम अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ I विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन I प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन I प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन I. ठीक है,
अब ये तो हो गया। अब हमें क्या पता है कि ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर हम इसका प्रोबेबिलिटी का एक निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I डिवाइडेड बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I डिवाइडेड बाय E3। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है। अब हम सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करने का काम करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए देखो यहाँ पर है हमारे पास ये 2/5 इंटू I डिवाइडेड बाय E1 है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/5 इंटू I डिवाइडेड बाय E2 है 1/3 प्लस 1/5 इंटू ये हो गया 1/4। इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो हो जाता है 23/60। ये हो गया हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है IT इज इंट्रोड्यूस्ड बाय Q। कौन इंट्रोड्यूस करने वाला है अभी IT को? सिर्फ Q। IT इज इंट्रोड्यूस्ड बाय Q। IT इज इंट्रोड्यूस्ड बाय Q। सिर्फ Q है, इसलिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मिलने वाली है या हमें जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या हो जाएगा? इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ IT। IT इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो E2 इंट्रोड्यूस कर रहा है। E2 क्या है? P का Q का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब ये होने के बाद क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन I डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ I। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I डिवाइडेड बाय E2 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ I। इन सारों की तो वैल्यूज हमारे पास है, तो ये हो गया 2/5 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 23/60, क्योंकि ये हमने यहाँ पर आंसर निकाला था 23/60, तो यहाँ पर हम P ऑफ I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा पूरा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आने वाला है हमारा 8/23। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज दैट 5 गुड फ्यूजेस and 2 defective have been mixed up. To find that defective fuses we test them one by one। मतलब 5 अच्छे वाले वर्किंग फ्यूजेस और 2 डिफेक्टिव फ्यूज, इनको मिक्स कर दिया और उनको 1 by 1 चेक करने के लिए, आप मिक्स करने के बाद उनको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? एक को लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 उसको हमने चेक किया, तो रैंडमली क्या, एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रैंडमली किसी को भी उठाया और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अगर किसी को चेक किया तो उसको हम फिर से वो बॉक्स में नहीं डालेंगे, उसको हम अलग से रख देंगे। ठीक है, उसको अलग से रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर लकी एंड फाइंड बोथ ऑफ द डिफेक्टिव फ्यूजेस इन फर्स्ट 2 टेस्ट। पहले 2 टेस्ट में ही हमें डिफेक्टिव फ्यूजेस मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिफेक्टिव फ्यूजेस है। ठीक है, तो पहला जो डिफेक्टिव फ्यूज है उसके लिए हम एक कंसिडर करेंगे, लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट फ्यूज इज डिफेक्टिव। पहला फ्यूज क्या है? वो डिफेक्टिव निकला। और E2 इज द इवेंट सेकेंड फ्यूज इज डिफेक्टिव, दूसरा फ्यूज भी डिफेक्टिव निकला। यही तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले 2 फ्यूज जो है वो हम डिफेक्टिव निकाल लें। अब दोनों को अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। करेक्ट है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों डिफेक्टिव निकल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय E1। अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, E1 और E2 का इंटरसेक्शन मतलब पहला भी डिफेक्टिव है दूसरा भी डिफेक्टिव है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब पहला डिफेक्टिव निकला, इट्स ओके। अब दूसरे के लिए क्या है? पहला डिफेक्टिव निकलने के बाद दूसरा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या यूज कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है, ये निकालने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ये।
ठीक है, समझ में आया? इसका ये जो एक्सपांशन हमने लिखा वो कहाँ से आया, वो थ्योरम से आया था। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने फ्यूजेस है, टोटल हमारे पास 5 अच्छे फ्यूजेस है, गुड फ्यूजेस, एंड 2 आर डिफेक्टिव फ्यूजेस, मतलब टोटल हो गए 7। ठीक है, तो 7 में से अगर पहला अटेम्प्ट में हमें डिफेक्टिव पीस निकालना है तो 2/7 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय E1, मतलब पहला डिफेक्टिव निकालने के बाद उसको रिप्लेस किया गया और रिप्लेस नहीं किया गया, और रिप्लेस ना करते हुए फिर उसमें कितना बचेगा। देखो इसमें से हमने क्या किया, ये 7 है, 7 में से एक निकाल लिया, वो डिफेक्टिव हो गया। ठीक है, मतलब ये 2 - 1, यहाँ पर एक ही बचा। 5 + 1 मतलब हुआ 6। अब बचे हुए 6 में से अब दूसरे अटेम्प्ट में भी हमें डिफेक्टिव ही निकालना है, 6 में से हमें एक निकालना है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड पीस और सेकेंड फ्यूज इज, और सेकंड उसको डिफेक्टिव फ्यूज बोलते हैं अपन, डिफेक्टिव फ्यूज, सेकंड डिफेक्टिव फ्यूज इज ड्रॉन और इज चेक्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं की गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास यहाँ पर 1/6। ठीक है, रिप्लेस नहीं किया मतलब इसमें से एक घट जाएगा ना, एक कम हो जाएगा, 7 में से एक कम होगा मतलब 6, और उसमें से एक डिफेक्टिव बचा था। ठीक है, और वो 1/6। अब ये प्रोबेबिलिटीज तो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, सिर्फ अब फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 2/7 इंटू 1/6, तो ये हो गया 1/21। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत इजी है, लेकिन अब यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करने के लिए टर्म्स बहुत बड़े हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा बड़ा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 3 इवेंट्स गिवन है A B C। ठीक है, वी नो दैट A एंड C आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हमें 3 इवेंट्स गिवन है A B C, जिसमें A एंड C आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और B एंड C आर इंडिपेंडेंट, A एंड C आर इंडिपेंडेंट, B एंड C आर also independent. A and B are disjoint. A and B are disjoint. Disjoint मतलब इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। A and B are disjoint. फिर हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन है। प्रोबेबिलिटीज क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C इज इक्वल टू 2/3, probability of B union C is equal to 3/4, and probability of A union B union C is equal to 11/12। अगर ऐसा है तो आपको हमें पूछा गया कि probability of A, probability of B और probability of C क्या होगी, इंडिविजुअल वैल्यूज हमें निकालने। ठीक है, तो सिंपल है, हमें ये डेटा गिवन है तो हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C इज इक्वल टू probability of A plus probability of C minus probability of A intersection C। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू भी गिवन है, A यूनियन C इज इक्वल टू 2/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों को हमें ये दोनों की सेपरेट वैल्यू निकालनी है तो ये एक इक्वेशन हमारा बन जाता है। ठीक है, ये एक हमारा इक्वेशन बन गया। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, फिर हमें एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं जिसका यूनियन का हमें गिवन है। कौन सा यूनियन वाला गिवन है, B यूनियन C। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू दिया गया है 3/4। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसके लिए हम वो थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सा थ्योरम है, ये 3 इवेंट्स वाला। ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स वाला थ्योरम हम अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए की टर्म रह जाएगी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हमें पता है क्या गिवन है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 11/12, ये 11/12 हमें गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी अगर डिसजॉइंट है, ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो उसका मतलब क्या हुआ, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। कौन सी ए इंटरसेक्शन बी वाली टर्म, ये टर्म जीरो हो गई। ठीक है, ये टर्म जीरो हो गई। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी जहां जहां पे आएगा ये जीरो हो गया, तो इसमें बचा क्या फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 11/12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, देखो फिर यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस की जैसी की जैसी भी वैल्यू निकाली तो भी चलता है। ठीक है, ये वैल्यूज निकालने के बाद उसमें क्या जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो माइनस ऑफ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी -2/3, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन से हमने ये निकाला है। ठीक है, माइनस फिर हो जाएगा, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी -3/4 विच इज इक्वल टू 11/12। ये इक्वेशन 1, 2, इसकी वजह से हमने ये वैल्यूज निकाले और यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब हम सीधा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीधा ब्रैकेट में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 3/4 इज इक्वल टू 11/12। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 11/12 -2/3 -3/4। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। आप इसका कैलकुलेशन करके देखो और आपको 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो मिल गया, अब हमें 1/2। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम। जैसे कि हमें पता है ए और सी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ए और सी इंडिपेंडेंट इवेंट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू है 2/3। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका ये डेरिवेशन क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ये अगर कर दिया हमने तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ये इधर ट्रांसफर कर दिया 1/2 तो वो हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, 1/6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हम निकाल लेंगे यहाँ से कि 2 1 2 2 3 6 मतलब 1/3। देखो अब यहीं पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल लिया। अब हम निकालने का क्या बाकी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन क्या है, नाउ
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 था। तो अगर बी और सी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल 3/4। देयरफॉर ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब सी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3/4। मतलब यहाँ पर भी ये हो जाएगा हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3/4 1/2 माइनस यहाँ पर ये जाएगा 1/4। अगर ये हाफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बी की वैल्यू बन जाएगी 1/2। देयरफॉर हमारे पास तीनों भी वैल्यू आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल गई 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू मिल गई 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू मिल गई 1/2। इस प्रकार हमारे पास तीनों प्रोबेबिलिटीज आ गए। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है क्योंकि इसमें रेशियो गिवन है। क्वेश्चन ऐसा है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन कॉलेज इज 3:2। बॉयज टू गर्ल the ratio is 3:2 and 3 girls out of 500 and 2 boys out of 50 of the college are good singers. A good singer is chosen. What is the probability that chosen singer is a girl? ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम कोई इवेंट E1 कंसिडर कर रहे हैं जिसमें से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो गर्ल है। देखो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है क्योंकि अ गुड सिंगर मतलब वो सिंगर भी है और सिंगर जब सिलेक्ट करेंगे हम तो वो सिंगर गर्ल है ये हमें चेक करना है। तो E1 अगर गर्ल है तो E2 इवेंट क्या हो जाएगा, द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज बॉय। सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट बॉय है तो ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए और एग्जॉस्टिव भी, क्योंकि एक साथ सिलेक्ट किया हुआ गर्ल और बॉय तो नहीं हो सकता। सो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये म्यूचुअली और एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन तो नहीं हो सकता। देखो एक बार अगर हम सिलेक्ट कोई कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट या तो गर्ल हो सकती है या तो बॉय हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो रेशियो ऑफ ये हमारे पास है वो है 3:2। ये हो गया 3:2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E1 हम निकाले तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5। अब ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम, ये रेशो ऑड्स हमने पढ़ा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 3/5 रेशो, मतलब टोटल स्कूल में 3:2 गर्ल्स एंड बॉयज है। ठीक है, तो 3 अगर बॉय का कंसिडर करे तीन अगर बॉय है तो 3/5 हो गया, और 2 अगर बॉय कंसिडर 2 अगर गर्ल कंसिडर करे तो 2/5 उसका इवेंट हो गया। ठीक है, ये इसके प्रोबेबिलिटीज बन गए। अब क्या है कि समझो हमने एक सिंगर को सिलेक्ट किया, सिंगर को सिलेक्ट करने के लिए क्या है, सपोज एस इवेंट सिलेक्ट कर रहे हैं हम, कंसिडर करते इवेंट दैट गुड सिंगर, स्टूडेंट विच इज हु इज गुड सिंगर इज सिलेक्टेड। जो गुड सिंगर है उसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब वो गुड सिंगर कौन चाहिए हमें, वो गुड सिंगर गर्ल होनी चाहिए। अब वो गुड सिंगर गर्ल होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो गर्ल होनी चाहिए और वो सिंगर भी होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी अब हमें चाहिए। ये इसका स्टेटमेंट में अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज गुड सिंगर given that his student is a girl। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, कितने टोटल है, टोटल है 500। ठीक है, टोटल कितने हैं 500, उसमें से
3 आर गुड सिंगर्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सिंगर्स अमंग्स बॉयज निकाल सकते हैं। कितने हैं, 50 में से 2, ठीक है, 50 में से 2। इसको रेशियो इक्वलाइज करना है, क्योंकि देखो ये 500 है, ये 50 है, तो इसको अगर 500 में करना है तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए, मतलब उसका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं हमारा सबसे बढ़िया थ्योरम, जिसका नाम है बायस थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहता है कि अगर आपको कोई एक अच्छा सिंगर चूज करना है और अगर वो सिंगर एक गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब एक गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S डिवाइडेड बाय E1 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S डिवाइडेड बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S डिवाइडेड बाय E2। ये सारों की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है। अब हम सिर्फ वैल्यूज पुटअप करेंगे। ये हो जाएगा 2/5 इंटू 3/500 होल डिवाइडेड बाय 2t डिवाइडेड बाय 500। अगर इसका पूरा कैलकुलेशन निकाले तो देखो ये हो जाएगा, फिर ये 6, ये 5 और 500, 5 और 500 प्लस 60 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 66, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड